बैरून मुल्क से वापस आया तो अचानक मेरी बीवी इंतकाल कर गई। बच्चों की खातिर मैंने अपनी साली से शादी कर ली, लेकिन शादी की रात ही मेरी ये बीवी भी इंतकाल कर गई। लेकिन जब मेरी उस बीवी को दफनाने लगे तो कब्र में आग लग गई। एक और कब्र खोदी तो उसमें भी आग लग गई। मौलवी साहब के साथ सास के घर गया तो सास ने मुझे कमरे में बंद करके ऐसी चीज़ दिखाई, मेरी रूह लर्ज़ गई, क्योंकि कब्र की खुदाई का अमल जारी था और मैं बस नम आंखें लिए पीछे खड़ा था। एक के बाद दूसरी बीवी का गुजर जाना मुझ पर बहुत बड़ी क़यामत था और फिर लोगों की चेमगोइयों ने मुझे मज़ीद तोड़ कर रख दिया था। हर कोई मुझे अजीब अजीब नज़रों से देख रहा था। मैं अपने जज्बात पर काबू किए बस तदफीन का मुंतज़िर था। मैंने सोच लिया था कि इसके बाद मैं फ़ौरन वापस कुवैत चला जाऊँगा। लेकिन जैसे ही कब्र की खुदाई मुकम्मल हुई तो अचानक ही सबकी चीखें निकल गईं, क्योंकि कब्र में से आग के तेज शोरे बाहर निकल रहे थे। जमीन के अंदर से निकलती ये आग इस दुनिया की आग मालूम नहीं होती थी। वो इस कदर गर्म और भयानक थी कि सभी दूर दूर हट गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये शोले हर चीज को अपनी लपेट में ले लेंगे। और फिर गोरकन ने इस्तग़फ़ार का विर्द करते उस कब्र को बंद कर दिया और फिर मेरी तरफ देखते हुए पूछने लगा, क्या करूं साहब, क्या दूसरी कब्र खोदनी है? मैंने कहा, हाँ कब्र तो खोदनी है। न जाने तुमने किसकी पुरानी कब्र खोद दी है जो ऐसी आग निकल रही है। मेरा यही ख्याल था कि किसी पुरानी कब्र पर कोई अजाब नाजिल हो रहा था और गोरकन ने उसे खोद दिया था। मेरे कहने पर उसने दोबारा से नई कब्र खोदनी शुरू कर दी। काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करता रहा। लोग भी परेशान थे, बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहे थे कि न जाने क्या मामला है। और फिर जब कब्र की खुदाई मुकम्मल हुई तो अचानक उसमें से भी वही आग के शोले लपकने लगे। अब तो सभी लोग दंग रह गए थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मुझे भी ये माजरा समझ ना आया। मैंने गोरकन से कहा कि ये तुम कैसी कैसी कब्रें खोद रहे हो? वो मेरी तरफ गहरी नज़र से देखते हुए कहने लगा, साहब ये बताओ कि कैसी औरत को दफनाने लाए हो? उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से लाल पड़ गया और कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरी बीवी है। शादी की रात ही इसका इंतकाल हो गया था, इसे दफनाने के लिए लाया हूँ। वो कहने लगा, साहब ऐसा करो, पहले किसी मौलवी से बातचीत करो। ऐसे नहीं होता कि कब्र खोदूं तो आग के शोले निकलें। यकीनन कोई और बात है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बीवी कोई बदकार या गुनहगार औरत है? वो कहने लगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कब्र में से निकलने वाले शोले बता रहे हैं। मैं तीसरी कब्र खोदूंगा तो भी यही माजरा होगा। बेहतर है कि आप पहले किसी मौलवी साहब से बात करें। ये कहकर वो पीछे हट गया था और बाकी के लोग भी मुझे यही मशवरा देने लगे थे। मैंने अपने कुछ दोस्तों को मैयत के पास छोड़ दिया और अपने ही इलाके के नेक बुजुर्ग के पास पहुंच गया। सारी बात सुनकर वो कहने लगे कि यकीनन तुम्हारी बीवी से कोई गुनाह ऐसा सरजर्द हुआ है कि जिसकी वजह से उस पर ऐसा अजाब आया है। कभी कभी कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जो हमारे मरते ही हमारे लिए अजाब बन जाते हैं, यहाँ तक कि कब्र में जाने का भी वक्त नहीं मिलता। बेहतर है कि उस लड़की के बारे में जो भी बात है वो सही तरह से मुझे बताओ ताकि उसकी बख्शिश के लिए कुछ किया जा सके। मैंने मौलवी साहब को सब कुछ बता दिया कि मेरा तो उससे ज़्यादा वास्ता ही नहीं रहा, बस निकाह ही हुआ था। वो कहने लगे, फिर तो उसके घर चलना चाहिए। और फिर मैं मौलवी साहब को लेकर अपने ससुराल पहुंच गया। मैंने सारा माजरा सास को बताया जो जवान बेटी की मौत पर रो रो कर बेहाल थी। ये सब सुनकर कितनी देर वो सख्ते के आलम में बैठी रही। फिर मौलवी साहब को ड्राइंग रूम में छोड़कर उन्होंने मुझे अपने साथ अंदर चलने को कहा और मुझे सीधे मेरी बीवी के कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद करके एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि मेरी दूसरी बीवी तो मेरा निकाह वीडियो कॉल पर हुआ था। मैं कुवैत में रहता था और मैं शादीशुदा बहन ने ही मेरे लिए लड़की तलाश करके मेरी वीडियो कॉल पर शादी करवा दी थी। रुखसती उस वक्त होती जब मैं छुट्टी पे मिलता और पाकिस्तान जाता। इसलिए 3 महीने तक हमारा निकाह रहा और ये 3 महीने मैं अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करता रहा। मैं जब भी उससे वीडियो कॉल का कहता तो वो मना कर देती और कहती कि जब आप आएंगे तो हम पहली दफ़ा ही एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे। वीडियो कॉल पर बात करने को वो कभी राज़ी नहीं होती थी, इसलिए उसे देखने की मेरे अंदर बड़ी ख्वाहिश थी। निकाह के वक्त भी उसके चेहरे पे घूंघट था और मेरी बहन ने जो तस्वीर भेजी थी वो थोड़ी पुरानी थी। फिर मुझे छुट्टियां मिली और मैं पूरे 1 महीने के लिए पाकिस्तान लौटा। होना तो ये था कि मेरी बहन और मैं धूमधाम से नौशाबा की रुखसती करवाते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
میری بہن کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی وہ کچھ بھی نہ کر سکی، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم خود سادگی سے نوشابہ کی رخصتی کروا لیں گے۔ اس کے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک دن میں خود ہی رخصتی کے لیے نوشابہ کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی والدہ کہنے لگیں کہ نوشابہ اپنے کمرے میں ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، ملاقات کر لو، ساتھ ڈنر کرنا، اور پھر اسے ہم رخصت کر دیں گے۔ میرے سسرال والے دیندار قسم کے لوگ تھے، اسی لیے انہیں اس طرح کی شادی یا رخصتی پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور نوشابہ بھی پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رخصتی سے قبل وہ ویڈیو کال وغیرہ سے کتراتی تھی۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ اسے ایک طرف دیکھ کر میرا دل تیزی سے ہچکولے کھانے لگا۔ وہ وقت آ گیا تھا جب میں اپنی شریک حیات کو روبرو دیکھنے والا تھا۔ اس کی باتوں سے تو مجھے محبت ہو ہی چکی تھی، اب اس کا چہرہ دیکھنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کے میں دنگ رہ گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ بے اختیار ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا کہ اتنے میں کوئی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، اور یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ مجھے بھی بڑا برا لگا کہ یہ کون ہے جو اس طرح سے کمرے میں آ گئی ہے۔ نوشابہ کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھا اور میں اس کے بہت قریب بیٹھا تھا، لیکن یہ دیکھ کر بھی وہ واپس نہ پلٹی بلکہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی میں نوشابہ ہوں اور یہ میری چھوٹی بہن ماریا ہے۔ اس کا اشارہ اس لڑکی کی طرف تھا جس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھا، اور یہ سنتے ہی میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا اور حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگا کہ جبھی گھونگھٹ والی لڑکی یعنی میری سالی زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں نے تو صرف گھونگھٹ ہی اڑا تھا، آپ نے خود ہی مجھے نوشابہ سمجھ لیا۔ آپ ہی سے ملنے کے لیے اتنے بےتاب تھے کہ یہ بھی نہ پوچھا کہ میں نوشابہ ہوں یا نہیں۔ ماریا کی بات سن کے میں شرمندہ ہو گیا، اور مجھے اپنی حرکت پر بھی شرمندگی ہوئی تھی کہ میں نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس بات پر بھی غصہ تھا کہ وہ لڑکی ایسی حرکت کیسے کر سکتی تھی۔ مجھے غصہ چھپانا نہیں آتا تھا، اس لیے میں نے تلخ لہجے میں کہا کہ آپ کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری بات پر ماریا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ نوشابہ نے میرے غصے کو محسوس کرتے ہوئے اپنی بہن کی طرفداری کی اور کہنے لگی دراصل ماریا اکثر ہی ایسے مذاق کرتی ہے، چھوٹی ہے نا تو اسے سب کو تنگ کرنے کی عادت ہے، آپ برا نہ منائیں۔ اس کی آواز پر میں چونکا تھا، یہی تو وہ آواز تھی جسے میں پچھلے 3 مہینے سے سن رہا تھا۔ بے اختیار میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ ماریا جتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے پر جو نرمی اور معصومیت تھی وہ ماریا کے چہرے پر بھی نہیں تھی۔ اس نے ماریا کو اشارے سے باہر بھیج دیا تھا اور پھر خود مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اس کا ساتھ پا کر میں خوش تھا، اس لیے کچھ دیر پہلے والی بدمزگی کو بھول گیا، اور پھر اس رات میں نوشابہ کو رخصت کروا کے اپنے گھر لے آیا تھا۔ ہماری نئی شادی شدہ زندگی کا آغاز بہت خوبصورت ہوا تھا۔ نوشابہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی لڑکی مجھے اپنی شریک حیات کے طور پر چاہیے تھی۔ اس نے میری زندگی کو بالکل بدل دیا تھا، میں بہت زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ پھر میری واپسی کا وقت ہوا تو نوشابہ بہت افسردہ ہو گئی، مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ میں جلد ہی لوٹ کر آؤں گا، اور پھر میں اسے تنہا چھوڑ کر کویت واپس آ گیا۔ لیکن ہر روز میں اسے کال کرتا، اسے بات چیت کرتا اور اپنی محبت کا احساس دلاتا۔ پھر مہینے بعد میری بیوی نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ خوشیوں سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ امید سے ہے، اور یہ سننے کے بعد میری زندگی میں جیسے خوشیوں کے رنگ بھر گئے۔ میں نے سختی سے کہا کہ اپنا خیال رکھا کرو، مگر وہ تنہائی سے پریشان ہوئی، اور اب تو مجھے بھی فکر ستانے لگی تھی کہ وہ فلیٹ میں اکیلی رہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے گھر چلی جاؤ تو اس نے انکار کر دیا، کیونکہ اس کے مائکے میں اس کی بھابھی کا راج تھا اور انہیں اپنی نندوں سے بڑے مسائل تھے۔ نوشابہ دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ سب سن کر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر تم ماریا کو اپنے پاس بلا لو، ویسے بھی اس کی کالج کی چھٹیاں ہیں، کچھ عرصہ سکون سے تمہارے ساتھ گزار لے گی۔ کچھ عرصے میں باجی سے کہہ دوں گا، وہ تمہارے پاس رک جائیں گی، اور اس طرح 9 مہینے نکال لینا۔ بچہ ہو جائے گا تو تمہاری تنہائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ راضی ہو گئی۔ پھر اس نے ماریا کو گھر بلا لیا، لیکن ماریا کے آنے کے بعد میری اور نوشابہ کی پرائیویسی جیسے ختم ہو گئی۔ جب بھی میں ویڈیو کال پہ کرتا، ماریا فوراً فون لے لیتی، باتیں شروع کر دیتی۔ کبھی وہ نوشابہ کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتی اور میں کھل کر اپنی بیوی سے محبت کے 2 جملے بھی نہ کہہ پاتا۔ کبھی نوشابہ کو مجبور کرتی کہ وہ فون بند کر کے اس کے ساتھ باتیں کرے۔ میں نوشابہ سے جب بھی ماریا کے اس رویے کی شکایت کرتا تو وہ یہی کہتی کہ وہ ابھی معصوم ہے، پھر یہاں میرے لیے آئی ہے، اگر میں اس وقت نہیں دوں گی تو وہ یہاں کیا کرے گی۔ نوشابہ کو ماریا سے اتنی محبت تھی کہ وہ اس کی ہر اچھی بری بات کو بڑی آسانی سے
अपनी मोहब्बत से ढांक लेती थी। वो और नौशाबा एक ही कमरे में सोते थे, इसलिए मैं आधी रात को भी फ़ोन नहीं कर पाता था। कभी कभी तो मुझे मारिया की वजह से गुस्सा भी आता, लेकिन वो मेरे ही कहने पर तो मेरी बीवी के पास रुकी थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। फिर मेरी भी मजबूरी थी नौशाबा का ख्याल रखना, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना, वक्त पर दवाएं खिलाना, सब मारिया ही के तो जिम्मे था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और नौशाबा की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया, लेकिन नौशाबा पहले जैसी नहीं रही थी। थोड़ी बहुत बात करती, थक जाती, उसका सांस फूलने लगता। मुझे लगा शायद ऐसा हमल की वजह से है, लेकिन फिर हमारे पास बेटी की पैदाइश हो गई। उसके बाद भी नौशाबा की तबीयत पहले जैसी ही रही, लेकिन वो कहने लगी कि आप वापस आ जाएं। अलमीर, मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अपनी बीवी की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था। अभी तो हमारी बेटी 1 महीने की थी और मेरी बीवी मरने की बात कर रही थी। मुझे लगा शायद उसे डिप्रेशन हो गया है। आजकल औरतों को डिलीवरी के बाद ये मसला होने लगा था, इसलिए मैं उसे समझाने लगा कि हमारी बच्ची की देखभाल मारिया ही कर रही है, क्योंकि नौशाबा की तो हालत ही बेहतर नहीं थी। फिर मेरी बहन ने भी मुझे यही कहा था कि नौशाबा की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं उसे क्या हो रहा है, तुम वापस आ जाओ। और फिर सबके कहने पर मैं लौट आया। 1 महीने की छुट्टी पर आया था, लेकिन 15 दिन बाद ही एक रात खामोशी से मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई और मेरी दुनिया ही लुट गई। मैंने वापस आने के बाद उसे डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन डॉक्टर ने कुछ खास ना कहा, बस यही कहा कि अक्सर औरतें कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं, कुछ अरसे के बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो तो मुझे छोड़कर ही चली गई थी। नौशाबा से मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी और अब तो वो मेरी बेटी की माँ भी थी। उसका चले जाना सबके लिए ही एक सदमा था। मारिया की हालत भी बहुत ख़राब थी। उसने मेरी बेटी को सीने से लगाया हुआ था और रोए चले जा रही थी। जैसे तैसे हमने नौशाबा की तदफीन की थी। मैं समझ ही नहीं पाया था कि उसे अचानक से क्या हुआ था। मारिया से पूछता कि तुम्हारी बहन के साथ क्या मसला था, तो वो यही कहती कि वो अपना ख्याल नहीं रखती थी, इसीलिए उसकी हालत ख़राब हुई। और फिर मैंने उसे खुदा की रज़ा समझकर कबूल कर लिया। नौशाबा को खोकर 10 दिन हो गए थे, लेकिन जिंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती। मेरी कंपनी वाले भी मुझे वापस बुला रहे थे, लेकिन अब छोटी बच्ची का मसला था। मेरी बहन को जोड़ों के दर्द का मसला था। वो एक छोटी बच्ची संभालने के काबिल नहीं थी, इसलिए मुझसे कहने लगी कि जाने से पहले शादी कर लो। ये सुनकर मैं दंग रह गया। अभी तो नौशाबा को गुजरे 40 दिन भी नहीं हुए थे और मेरी बहन मेरी दूसरी शादी की बात कर रही थी। और फिर उसी शाम मेरे सास ससुर घर आए और उन्होंने मेरी मारिया का रिश्ता मेरे लिए रख दिया। कहने लगे कि बच्ची को शुरू से ही मारिया संभाल रही है। नौशाबा को गुजर जाने के बाद भी मेरी बेटी मारिया के पास ही थी, तो वो कहने लगे कि बच्ची भी मारिया से अटैच हो गई है, फिर हमें मारिया की शादी तो करनी ही है, क्यों ना तुम ही हमारी दूसरी बेटी को अपनी बीवी बना लो। पहले तो मैंने दूसरी शादी के लिए साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर जब अपनी बेटी अरमीना का ख्याल आया तो मैंने उसकी खातिर मारिया से शादी कर ली। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती कि शादी की रात ही मारिया इस दुनिया से चली गई। उसकी अचानक मौत ने सबको शिश्तर कर दिया था और मैं तो दंग रह गया था कि एक के बाद दूसरी बीवी भी अचानक मुझे छोड़कर चली गई थी। कोई मुझे बदनसीब कह रहा था तो कोई मेरी बदनसीबी पर अफसोस कर रहा था, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने डॉक्टर को बुलवाया तो उन्होंने चेकअप करके बताया कि इसको हार्ट अटैक हुआ था। इतनी जवान लड़की को अचानक से अटैक पड़ जाना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन कोई भी वजह समझ नहीं आ रही थी। इसलिए हमने उसे भी अल्लाह की रज़ा माना और मारिया की तदफीन का इंतज़ाम शुरू कर दिया। मेरी सास की हालत तो बहुत ही ख़राब थी। एक बेटी को गुजरे 10 दिन ही हुए थे कि दूसरी बेटी भी चल बसी थी। आंसू और सिसकियों में मारिया का जनाजा उठ गया था और फिर जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र तैयार नहीं थी, क्योंकि फजर का वक्त था और रात को ही हमने गोरगन को कब्र तैयार करने को कहा था, इसलिए देर हो गई थी। वो कहने लगा बस कुछ देर लगेगी, आप इंतज़ार कर लें। और उसके बाद जैसे ही उसने कब्र तैयार की और बाहर निकला तो अचानक ही कब्र में से आग के शोले निकलने लगे और वो शोले इतने भयानक थे कि सबकी चीखें निकल गईं। फजर के वक्त हल्की हल्की रोशनी थी और उस रोशनी में वो कब्र की आग सुर्ख अंगारा लग रही थी। मैंने गोरकन को बुरा भला कहा कि न जाने उसने किस बुरे शख्स की कब्र मेरी बीवी के लिए दोबारा खोद दी है। मैंने सख्ती से कहा कि कोई नई कब्र खोदो। मेरे कहने पर उसने दोबारा से कब्र बनाना शुरू कर दी और यूं ही 1 घंटा गुजर गया। तकरीबन दूसरे घंटे पर जाकर
कब्र पूरी तरह तैयार हुई और जब वो बाहर निकला तो उस दूसरी कब्र में भी आग के शोले दिखाई देने लगे। बड़े बड़े शोले इस तरह भड़क रहे थे जैसे किसी भी पल ऊपर की तरफ आकर हर चीज को अपनी लपेट में ले लेंगे। मेरा तो दिल धड़कना ही भूल गया था, जबकि वहां मौजूद लोग बातें बनाने लगे थे। और ये बातें सुनकर मैंने गुस्से में गोरकन से कहा, कोई सही कब्र मेरी बीवी के लिए तैयार नहीं कर सकते? पता नहीं कैसे कैसे गुनहगारों की कब्र खोले जा रहे हो। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर कहने लगा, साहब इस औरत ने मुझे कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से ये माजरा हुआ है। आप किसी बुजुर्ग से राब्ता करें। ये सुनकर मैं भड़क गया। मैंने कहा कि मेरी बीवी कोई बदकार या बुरी औरत नहीं है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, बल्कि इसने तो मेरी पहली बीवी का भी बड़ा साथ दिया था, मगर वो अपनी बात पर कायम था। और फिर मेरे दोस्तों भी ने भी मुझे यही मशवरा दिया और मैं अपनी बीवी की मैयत को वहीं छोड़कर कब्रिस्तान से निकल आया और सीधे मोहल्ले के मौलवी साहब के पास पहुंच गया। सारा माजरा सुनकर उन्होंने मेरी सास के पास जाने का फैसला किया और फिर हम मारिया के घर पहुंच गए। मारिया की माँ हमें देखकर हैरान हुई। वो कुछ देर पहले ही वापस लौटी थी। कहने लगी, क्या तदफीन मुकम्मल हो गई है? बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्हें सकता हो गया। बहुत देर के बाद जब वो होश में आई तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे मारिया के कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर एक ऐसी चीज़ दिखाई कि जिसे देख के मेरे होश उड़ गए। वो रो रही थी और साथ साथ सफ़ात पलट रही थी। वो मारिया की डायरी थी जो उनके हाथ में थी। वो कहने लगी कि मारिया को रुखसत करने के बाद मैं रात को उसके कमरे में आई तो ऐसी ही ये डायरी मेरे हाथ लग गई। बेटी की याद में मैंने डायरी खोली तो मुझ पर ये क़यामत ख़ेज़ इंकशाफात हुए। मैंने सोचा था जब सुबह नाश्ते पर उसके लिए जाऊंगी तो उसे इस बारे में बात करूंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह से पहले ही हमें उसकी मौत की खबर मिली और हमारी दुनिया उजड़ गई। उसके पीछे एक के पीछे दूसरी बेटी भी चली गई और फिर उसकी मौत की खबर मिलने पर मैंने इस डायरी को वापस छुपा दिया कि अब ये बात कभी बाहर नहीं आएगी। लेकिन अब मुझे ये सच तुम्हें बताना पड़ रहा है ताकि किसी तरह मारिया की तदफीन हो सके। दरअसल नौशाबा का इंतकाल नहीं हुआ था, बल्कि उसे बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया और कत्ल करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन थी। डायरी में मौजूद मेरी तस्वीर और मारिया की लिखाई इस बात का सबूत थी कि मेरी सास सच कह रही थी, जबकि मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि मेरी साली मेरी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई थी कि उसने मेरी बीवी को स्लो पॉइजन देकर धीरे धीरे मौत के घाट उतार दिया था। इस डायरी में लिखा था कि वो मेरी खूबसूरती और मेरी कमाई से मुतासिर थी। उसे अपनी बहन से नफरत होने लगी थी, जो शक्ल सूरत होने के बावजूद भी मुझ जैसे इंसान की बीवी बन गई थी। वो अपनी ही बहन से हसद की आग में जल रही थी। और फिर जब हमल के दिनों में उसे मेरी बीवी का ख्याल रखने को कहा गया तो उसने दवाओं के साथ साथ मेरी बीवी को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया और ना ही ये बात डॉक्टर समझ सके और ना ही मुझे पता चल सकी। क्योंकि ज़्यादातर औरतों की तबीयत हमल में ऊपर नीचे रहती है, इसलिए सब यही समझे कि हमल की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी है, लेकिन दर हकीकत वो पॉइजन का शिकार हो रही थी। और फिर बेटी की पैदाइश के पूरे महीने के बाद वो इस दुनिया से खामोशी से चली गई। लेकिन डायरी में एक और बात भी लिखी थी जो इंतहाई दर्दनाक थी कि मेरी साली मारिया मेरी बेटी अरमीना से जान छुड़ाने के लिए उसे भी स्लो पॉइजन दे रही थी, क्योंकि उसे अरमीना भी बर्दाश्त नहीं थी और सब यही समझते थे कि अरमीना मारिया के पास खुश रहती है। लेकिन दर हकीकत वो नींद की दवा के जेरे असर हर वक्त सोती रहती थी। मारिया ने मुझे हासिल करने के लिए ना सिर्फ मेरी बीवी की जान ली थी बल्कि मेरी बेटी की जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया था। लेकिन ये हकीकत खुलने में बहुत देर हो गई थी और मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं मारिया को बुरा भला कहने लगा और उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैंने पूछा कि मारिया का इंतकाल कैसे हुआ तो वो कहने लगी कि इस बारे में तो मुझे भी कुछ इल्म नहीं है। और फिर जब सारी बात हमने मौलवी साहब को बताई तो वो कहने लगे कि आप अपना दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर दें, क्या पता इसी तरह उसकी तदफीन हो जाए। अपनी सास की हालत को देखते हुए मैंने मारिया को माफ़ कर दिया था। वैसे भी वो इस दुनिया से जा चुकी थी। और फिर जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र के शोले बुझ गए थे। गोरकन ने बस फौरन से उसकी तदफीन करवाई थी और कब्र को बंद कर दिया था।
میں واپس لوٹ کر گھر آ گیا تھا اور اپنی بچی ارمینا کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میری دنیا میں ارمینا کے سوا اور کوئی نہیں رہا تھا۔ ماریا کا سچ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنی بچی کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ میرا اس دنیا پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنی نوکری چھوڑی اور ارمینا کے ساتھ یہیں اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کی تھی۔ لیکن میں آج بھی یہ بات نہیں جانتا ہوں کہ شادی کی رات اچانک ہی ماریا کا انتقال کیسے ہوا تھا۔ وہ تو اپنی منزل پا چکی تھی، پھر اسے ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا؟ اس کی موت کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ شاید وہ اتنا ہی وقت لکھوا کر لائی تھی، یا پھر یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ تھا کہ اسے خود بھی کوئی خوشی نہیں مل سکی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس کہانی کے متعلق اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھنا بالکل مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ خدا پامان۔